स्वागत है आप सभी का mahindaguru.com के इस वीडियो सेशन में। आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक के लिए यहाँ पर कैसे हिंदी की तैयारी करें, यानी कि हिंदी स्पेशल के बारे में हम बात करेंगे कि विद्यार्थियों को हिंदी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अब हिंदी की यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि हिंदी यहाँ पर 100 अंकों के रूप में रखा गया है और हर एक सेक्शन में 50% अंक लाने अनिवार्य हैं। तो यानी कि हिंदी में भी विद्यार्थियों को 50% अंक लाने आवश्यक हैं, तभी वो अन्य विषयों में भी क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी मेरिट में इंक्लूड किया जाएगा। तो बात करते हैं कि सामान्य हिंदी की कैसे तैयारी की जाए। अब हिंदी यहाँ पर रखा क्यों गया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हिंदी इसलिए रखा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी तंत्र है उसमें सारा कार्यभार, जो भी कार्य प्रणाली है वो हिंदी में ही की जाती है। इसलिए जो भी विद्यार्थी हैं उनसे अपेक्षा की गई है कि उनको हिंदी का ज्ञान हो और खासकर इसमें जो हिंदी को रखा गया है वो व्याकरण को रखा गया है। व्याकरण की चर्चा जरूर यहाँ पे की जाएगी क्योंकि इसमें व्याकरण की रिक्वायरमेंट रखी गई है कि विद्यार्थियों को जो भी चीजें हैं वो व्याकरण ज्यादातर ज्ञान होना चाहिए क्योंकि जो भी कार्यशैली है वो हिंदी में की जाती है और हिंदी में जो भी काम किया जाता है उसमें व्याकरण का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि व्याकरण हमको बताता है कि हिंदी में कोई भी अशुद्धि ना हो। व्याकरण के माध्यम से हिंदी को शुद्ध रूप में किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से किया गया है। सामान्य हिंदी को दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, आप देख सकते हैं। पहला दिया गया है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं और दूसरा दिया गया है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। तो इसमें जो भी सिलेबस दिया गया है उसमें ज्यादातर जो बातचीत की गई है वो की गई है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। अब व्याकरण के अर्थ मैंने अभी बताया कि व्याकरण का इसलिए चर्चा की गई है क्योंकि हिंदी का जो भी कार्यभार होगा, जो भी कार्य प्रणाली होगी वो पूरी हिंदी में संपादित की जाएगी और हिंदी में कोई भी अशुद्धि ना हो, इसलिए यहाँ पर व्याकरण को प्राथमिकता दी गई है। और ये आप देख सकते हैं कि अन्य भारतीय भाषाएं हालांकि यहाँ पर एक दूसरे भाग के रूप में दिया गया है, लेकिन यहाँ से प्रश्न, अगर हम व्याकरण के मुकाबले बात करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न कम बनने की संभावना रहती है क्योंकि अन्य भारतीय भाषाओं के मतलब हो गया कि जो अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा का है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इन दो भागों में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जहां से सर्वाधिक प्रश्न बनेंगे, आप यहाँ से लीड ले सकते हैं व्याकरण से। तो देख सकते हैं कि व्याकरण में यहाँ पर क्या दिया गया है, हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अब एक साइड में आप देख सकते हैं संभावित प्रश्नों की एक चार्ट बनाया गया है और दूसरी तरफ आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वहां पर दिया गया है। आप देख सकते हैं आप हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से कंटेंट्स यहाँ पर लिए गए हैं, क्या क्या आपके सिलेबस में रखा गया है। आप देख सकते हैं कि पहला दिया गया हिंदी वर्णमाला, बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी वर्णमाला। हम लोग छोटे से पढ़ते चले आए हैं हिंदी वर्णमाला, लेकिन यदि अब अगर हिंदी वर्णमाला के प्रश्नों की कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी वर्णमाला के ऊपर प्रश्न बनाए जाते हैं, इनकी बात करते हैं, तो आप देख सकते हो हिंदी वर्णमाला में जो ये शब्द आया है वर्ण। अब पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, यानी कि वर्णों की संख्या के ऊपर प्रश्न। एक प्रश्न आपका यहां से मिल सकता है। अब वर्ण है क्या, यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो वर्ण का एक दूसरा अर्थ होता है ध्वनि। और ये वर्णों की संख्या कितनी है ये सवाल बन सकता है। ध्वनि का अर्थ क्या है ये भी पूछा गया है प्रश्न। अब यदि हम बात करें कि ये वर्ण जो हैं ये दो रूपों में हैं हमारे। पहला है स्वर, इसको अंग्रेजी में हम लोग वॉवेल के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है व्यंजन, जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। अब वर्णों की संख्या एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न बनेगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। यानी कि वर्णों के बाद में जो भी पेपर सेटर हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी कि विद्यार्थी स्वर के बारे में भी बताए और व्यंजन के बारे में बताए। अब इन स्वरों के भी प्रकार हैं और इन व्यंजनों के भी प्रकार हैं, यानी कि यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दीर्घ स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर कौन सा है,
अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, इस तरीके से कंठ वाले व्यंजन कौन से हैं, इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर हिंदी वर्णमाला से पूछे जा सकते हैं। तो यानी कि हिंदी वर्णमाला एक आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया, वहां से प्रश्न पूछे जाने की एक संभावना बनी रहेगी। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा जो दिया गया है तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम के बारे में हम बात करते हैं। तद्भव तत्सम, बेसिकली तद्भव तत्सम की यदि हम बात करते हैं तो तद्भव एक शब्द है और दूसरा शब्द दिया गया है तत्सम। यदि हम तद्भव की बात करें तो तद्भव को कहा जाता है, ये बना है तत् प्लस भव से। आप देख सकते हैं किससे बना हुआ है, तत् प्लस भव से, यानी कि ऐसे शब्द जो उत्पन्न कहां से हैं, संस्कृत से, लेकिन कुछ रूप परिवर्तन के साथ में हिंदी शब्दावली में आ गए। हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए जाते हैं। अब यदि हम तत्सम की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है तत् प्लस सम, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों कहां प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब विद्यार्थियों को जो ये तद्भव तत्सम है, ये बहुत ही कठिन लगता है कि कैसे प्रश्न आएंगे, यहाँ पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, दो प्रकार के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो, पहला प्रश्न जो आपका पूछा जाएगा वो दिया जाएगा, सबसे पहले तो जो मैंने परिभाषा बताई उसके अनुसार मैं बता सकता हूं। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है तद्भव और यहां पे लिखा हुआ है तत्सम। यदि मैं तद्भव शब्द की बात करूं, मैंने लिखा किसुन, तो किसुन यानी कि एक तद्भव शब्द है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें रूप परिवर्तन हुआ। ये भी बना किससे है, कृष्ण से बना है, किशन से हो सकता है इसका। तो यानी कि इसके यदि हम तत्सम शब्द की बात करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण या किशन इसका तत्सम शब्द हो सकता है या इसका तत्सम शब्द होगा। तो यानी कि थोड़ा सा रूप परिवर्तन के साथ में यदि हम न्यूमेरिक वैल्यू जो अंक हैं उनकी बात करें, तो अंकों में यदि बात करें तो हम कहें कि 68, यदि एक शब्द है, एक अंक है 68, 68 की बात करें तो 68 शब्द तद्भव हो जाएगा, क्योंकि आपके हिंदी में संख्या में लिखा हुआ नहीं आएगा, आपके हिंदी पेपर में लिखा हुआ आएगा 68। अब 68 लिख करके आया। यदि हम इसकी बात करें कि इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम हो गया अष्टाजष्टि। अंकों में एक बात विद्यार्थी जरूर ध्यान रखें, जो भी संस्कृत के अंक होते हैं उन्हीं के हिसाब से तत्सम शब्द निर्धारित किए जाते हैं। जैसे यदि हम बात करें 31, 32, 33, 34, 35, 40 के सीरीज में आते हैं, तो 40 के सीरीज में जैसे आएंगे चत्वारिंशत्, 30 की सीरीज में आएंगे 30 से ऊपर तो आएंगे त्रिंशति, 20 की सीरीज में आएंगे तो विंशति, जैसे एकविंशति, द्वाविंशति, त्रिविंशति, इस तरीके से क्रम चलता रहता है। और यहां से जो अंकों वाले तत्सम तत्व हैं वहां से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों से दो तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे प्रश्न बनेंगे, पहला प्रश्न यह बनेगा कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, या निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा, कोई शब्द दिया गया है, जैसे दे दिया गया भाई या बहन। अब एग्जामिनर ने पूछा कि बहन का तत्सम शब्द क्या हुआ, और हम लोग जानते हैं कि अक्सर मिथिला के क्षेत्र में बोला जाता है भगिनी बोला जाता है बहन को, तो बहन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, भगिनी। पूछा गया एक बार, और इसी से बना एक अगले एक एग्जाम में सवाल पूछा गया कि बहनोई,
का तत्सम शब्द क्या है। अब भगिनी बहन का तत्सम शब्द है तो भगिनी पति क्या हो गया इसका, तो इस तरीके से विद्यार्थी यहां पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदी से प्रश्न यहां पर तद्भव तत्सम से पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा यह कहना है कि आप दो तरीके के प्रश्न वहां पर पाएंगे, एक तो निम्नलिखित में से तद्भव या तत्सम शब्द कौन सा है, या कोई शब्द दिया होगा वहां से पूछा जाएगा तत्सम या तद्भव शब्द इसका क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है हमारा पर्यायवाची। पर्यायवाची के मतलब कि एक शब्द के और अर्थ क्या है। पर्यायवाची एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और इस पर्यायवाची में जो भी कोई भी विद्यार्थी सारे पर्यायवाची नहीं याद कर सकता है, लेकिन कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा उसको एक शब्द के पर्यायवाची याद होने चाहिए, क्योंकि वहां पर जो विद्यार्थी जो भी प्रश्न पूछा जाएगा विद्यार्थियों से जो अपेक्षा की गई है वो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि दे दिया गया निम्न में से आग का पर्यायवाची नहीं है। अब चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, चार ऑप्शंस दे दिए गए। अब यदि आपको आग के ज्यादातर पर्यायवाची याद हैं तभी आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। यानी कि यह पूछ दिया गया कौन सा पर्यायवाची नहीं है। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पर्यायवाची है, यानी कि अब इस वाले जो है वाले प्रश्न है इसमें ढूंढना हमको आसान हो जाता है, क्योंकि यहां पर तो नहीं के बारे में पूछा गया है। तो अगर हमको 3 या 2 पता है तो हमारे पास 2 में कंफ्यूजन की पोजीशन हो सकती है, लेकिन है में यदि उससे डिफरेंट बहुत सारे दिए गए हैं तो हमको पहचानने में आसानी हो जाएगी। लेकिन पर्यायवाची से यहां से आपका 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तद्भव शब्दों से आपका 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, हिंदी वर्णमाला से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। अब अगला हमारा है विलोम। विलोम के ऊपर हम चर्चा करते हैं। विलोम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टा, किसी भी शब्द का उल्टा रूप क्या होगा। लेकिन यहां पर विद्यार्थी एक बात जरूर ध्यान दें कि जब भी ये विलोम शब्द पढ़ें तो विलोम जिस तरीके का पूछा गया है, जिस भाषा में उसका जो भी अर्थ है उसी अर्थ में उसका विलोम होना चाहिए जो शब्द है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल दूं, ऐसे पूछा गया आपका ध्वंस का विलोम क्या है। अब ध्वंस का मतलब होता है विनाश। अब एग्जामिनर ने पूछा है ध्वंस, तो हमको यहां पर विलोम जो देना पड़ेगा वो इसी भाषा में, जो ये भाव है इसी भाव में देना पड़ेगा। तो ध्वंस का क्या हो गया, हमारा सृजन विलोम हो गया। और भी बहुत सारे विलोम हैं, जैसे यदि हम बात करें संधि। संधि का मतलब होता है जुड़ना, किसी चीज का जुड़ना। अगर हम इसके विलोम की बात करेंगे तो इसका विलोम हो गया हमारा विग्रह। और भी बहुत सारे ऐसे विलोम शब्द हैं जो वहां से पूछे जा सकते हैं। इसमें भी जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं। पहला प्रश्न यह बन सकता है कि कोई शब्द दिया गया है, पूछा गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा। दूसरा शब्द यह दिया गया है कि कौन सा विलोम शब्द है इसका या कौन सा विलोम शब्द नहीं है, यानी कि है भी और नहीं भी, 2 तरीके के प्रश्न वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो यह भी आपका 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो हम देखते हैं, आपने देखा इस वाली स्लाइड में हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची और आपका विलोम शब्द, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। अब हम अगला देखते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक इसमें रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द के मतलब क्या होता है कि एक शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ हों। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम अंक की बात करें तो अंक के मतलब गोद भी होता है, अंक के मतलब और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे मार्क्स जो लोग हम लोग कहते हैं कितने नंबर लाए हैं, ये भी हो सकता है। तो एक शब्द के कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं, यानी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होना, ये अनेकार्थक शब्द कहलाता है। यह परीक्षा में आपका
एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो यानी कि अनेकार्थक शब्दों के लिए यहां पर विद्यार्थी को तैयार रहना चाहिए। अब हमारा अगला दिया गया है 6 नंबर का, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द के मतलब होता है कि अगर आप कोई लंबी चौड़ी बात है, उस लंबी चौड़ी बात को एक शब्द में कहना चाहते हैं तो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहां पर एग्जांपल दें, जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो। अब ये बात इतनी लंबी चौड़ी है, अगर इसके लिए एक शब्द में बात करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो इनको कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक लंबी चौड़ी बात को, एक पूरे सेंटेंस को एक शब्द में कहना कहलाता है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी कि यहां से भी आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द दिया गया है आपका, समोच्चारित भिन्नार्थक। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यानी कि समान उच्चारण करने वाले शब्द लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर, अगर हम बात करें अयस और एक बात करें अयस, या दूसरा की बात करें हम अंश, या एक बात करें हम अंश। अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 4 शब्द लिखे हुए हैं। एक अयस, अयस लिखने में अंतर है लेकिन उच्चारण दोनों का एक ही है। इस तरीके से अंश में भी देख सकते हैं आप, अंश और अंश उच्चारण एक ही है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। यदि हम अयस की बात करें तो अयस का मतलब होता है बदनामी होना। यहां पर बदनामी की बात हो गई। अब इस अयस की बात करें बदनामी होगा, इस अयस की बात करें तो लोहा हो गया। अब अगर इस अंश की बात करें तो भाग हो गया, इस अंश की बात करें तो कंधा हो गया। यानी कि आपने देखा कि समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द उच्चारण एक ही है लेकिन उसके अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। तो यहां से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब 2 तरीके की चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। एक वाक्य की बात की गई है और वाक्यों से जुड़े हुए शब्द हैं। तो शब्दों की यदि बात करें, शब्दों से ही हमारे वाक्य बने हुए हैं। अब यदि हम वाक्यों की बात करते हैं तो वाक्यों में कोई भी अशुद्ध शब्द दिया गया है, जैसे राम रावण को मारा। यहां पर इस शब्द से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यानी कि यहां पर एक कारक का हमारा गैप है तो हमने लगा दिया ने। यदि यहां पर ने लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध। अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि 4 वाक्य दिए गए हैं। राम रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, रावण को राम ने मारा। इस प्रकार से 4 आपके सामने वाक्य होंगे, उसमें से आपको लगाना होगा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि शुद्ध की जगह अशुद्ध पूछ दिया जाए कि 4 वाक्य दिए गए हैं, पूछ दिया जाएगा इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। या एक वाक्य दिया हुआ है, यह भी पूछा जा सकता है कि इस वाक्य का ये 4 ऑप्शंस नीचे उपलब्ध हैं, इन 4 ऑप्शंस में से इस वाक्य का सही वाक्य यानी कि शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो यानी कि विद्यार्थियों से इस अशुद्ध वाक्यों की अगर हम बात करें तो यहां से भी आपके 2 या 1 प्रश्न पूछे, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनेगी। तो हम अगला बात करते हैं कि अगली चीज हमारी क्या है। अगला देख सकते हैं लिंग, वचन, सर्वनाम और क्रिया। ये
ऐसे कुछ चीजें शामिल की गई हैं जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और ये चीजें यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना रहती है ज्यादातर। तो हम इस पर बात करेंगे। लिंग बेसिकली हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर। होता क्या है, जिससे किसी के जाति का निर्धारण होता है वो हम लोग कहते हैं लिंग है। तो यानी कि जो जाति का निर्धारण करेगा। अब जाति का निर्धारण करेगा, कौन कौन सी जातियां हैं, या तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इतना आप देख सकते हैं। तो कोई भी अगर सेंटेंस दिया गया है, कोई भी वाक्य दिया गया है, तो उसमें पूछ लिया जा सकता है कि यहां पर स्त्रीलिंग है या यहां पर पुल्लिंग है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, गाय चर रही हैं, तो यहां पर गाय के बारे में पूछा जाएगा तो गाय कैसा शब्द होगा, स्त्रीलिंग होगा। राम पढ़ता है, राम कैसा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो यानी कि ये यहां से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। एक ही प्रश्न यहां से आपका संभावित पूछा जा सकता है, इसलिए लिंग को विद्यार्थी पढ़ करके जा सकते हैं। अब वचन की बात करते हैं। तो वचन भी बहुत साधारण एक चीज है, हम लोग पढ़ते हैं वचन में, जिसको हम लोग कहते हैं एक वचन और दूसरा कहते हैं बहुवचन। अब कोई भी वाक्य, यहां भी जो प्रश्न पूछने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा, कोई भी वाक्य दिया गया है वहां से ये पूछा जाएगा कि यह एक वचन है या बहुवचन है। जैसे जो मैंने अभी लास्ट में एग्जांपल दिया था, गायें चर रही हैं। अब गायें चर रही हैं, तो गायें यहां पर क्या हो गया, बहुत सारी गायें चर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो गया। यानी कि गाय यहां पर क्या होगा, बहुवचन। यदि एक वचन की बात करें तो राम पढ़ रहा है, तो यानी कि राम यहां पर क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। तो वचन से संबंधित यहां पर एक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं बनती है। तो ये वचन वाला भी विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत पढ़ करके जाना चाहिए। अब हम देखते हैं, हमारा अगला दिया गया है सर्वनाम। यह महत्वपूर्ण है। सर्वनाम इसलिए महत्वपूर्ण है, इसकी विशेषता क्या होती है कि जब एक वाक्य में, जैसे मैं कहूं राम ने कहा कि मैं शुक्रवार को दिल्ली जाऊंगा, यह एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। राम ने कहा कि मैं शुक्रवार को दिल्ली जाऊंगा। अब इस प्रश्न में जो एग्जामिनर होगा उसने कहा कि भाई एक वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। अब सर्वनाम जब हमारा जो सब्जेक्ट संज्ञा है जो करता है, उसका कई बार प्रयोग करना हो तो बार बार, अब ये नहीं हो सकता राम ने कहा कि राम शुक्रवार को दिल्ली जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसकी जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सर्वनाम। तो यानी कि इस वाक्य में यदि हम बात करेंगे तो मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अब इस सर्वनाम की बात आई है तो सर्वनाम के बहुत सारे भेद होते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, इस तरीके से जो सर्वनाम के कई सारे भेद हैं वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सर्वनाम आपके लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट के रूप में शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं क्रिया के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये बता दूंगी, यहाँ से आपको दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना रहेगी। अब आप देख सकते हैं क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है किसी काम का करना या होना जब पाया जाता है तो वो कहलाती है क्रिया। क्रिया से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो बेसिकली दो तरीके की क्रियाएं कही जाती हैं। एक है सकर्मक और दूसरी है अकर्मक। अब सिंपल से क्वेश्चन यहां से आने की संभावना होती है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल दूंगा,
विशेषण भी उसमें शामिल है। काला घोड़ा दौड़ रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक दिया गया है काला घोड़ा दौड़ रहा है। अब काला घोड़ा दौड़ रहा है, यदि इसमें क्रिया की बात करेंगे तो क्रिया क्या हो जाएगी हमारी, दौड़ रहा। लेकिन यदि इसमें हम विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण क्या हो जाएगा हमारा, कैसा घोड़ा है, काला घोड़ा हमारा दौड़ रहा है, ये विशेषण के रूप में आएगा। लेकिन क्रिया के मतलब कार्य हो रहा है, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो वो क्रिया कहलाती है। यहां से आपका एक प्रश्न मिलने की संभावना बनी रहेगी। तो यानी कि क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई भी वाक्य आपके सामने दिया गया है और उससे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी शब्द जो है वो क्रिया के फॉर्म में, यानी कि कौन सी क्रिया इसमें है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्या चीजें हैं। अगला देखिए आपने काल है, वाच्य है, अव्यय है, उपसर्ग है। अगर हम इन चारों में बात करते हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपके उपसर्गों से प्रश्न आपका 2 से 3 शब्द आने की संभावना रहती है। प्रश्न काल की बात करें, काल से एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है, अदरवाइज नहीं भी पूछा जा सकता है। अव्यय से प्रश्न ना के बराबर पूछा जा सकता है, लेकिन एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। वाच्य से भी प्रश्न, एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। अब इन चारों में अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो काल की बात करते हैं, या उपसर्ग जो सबसे महत्वपूर्ण है उपसर्ग की बात करते हैं। उपसर्ग के मतलब होता है जब किसी भी शब्द के पहले में कोई शब्द जोड़ा जाता है तो पूछा जाता है इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, संभावित प्रश्न है अलंकार में पूछा गया, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है। अब यदि आपसे पूछा गया अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, अलंकार में पूछा गया आपसे उपसर्ग है तो अलंकार में उपसर्ग हो गया अलम। तो यानी कि अलम, आप देखिए अलंकार, यानी कि क्या ध्वनि निकल रही है, अलम की ध्वनि निकल रही है, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, अलम। तो यानी कि उपसर्ग आपका एक बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है जहां से प्रश्न आपका पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारे और बहुत सारी चीजें क्या हो सकती हैं, देख सकते हैं। अब आगे अगर हम देखते हैं तो प्रत्यय की बात है, संधि की बात है, विराम चिन्हों की बात है, मुहावरे की बात है, लोकोक्तियों की बात है, इतनी सारी चीजें दी गई हैं। यदि सिलेबस में बात करें तो प्रत्यय भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से भी आपका 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। संधि की बात करें, संधि से आपका 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। यदि विराम चिन्हों की बात करते हैं तो विराम चिन्ह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपका 3 से 4 प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। अब आप अगला देख सकते हो, मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियों की यदि हम बात करते हैं तो मुहावरे से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लोकोक्ति से भी प्रश्न पूछा है, दोनों को ज्वाइन करके ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसमें प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका क्या मुहावरा होगा। जैसे एग्जांपल मैं दूं कि गंगा गया गंगादास या जमुना गया जमुनादास, कहावत का है, मुहावरे का अर्थ क्या है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी चीजें जो आपके सामने रखी गई हैं इस सिलेबस में, तो उसमें व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें मुहावरे से, विराम चिन्ह से एक विस्तार में टॉपिक है। हम आगे अपने वीडियो लेक्चर्स में इसकी चर्चा करेंगे, इन सारे जितने कंटेंट्स हैं इनको 1 बाय 1 वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आगे की चीजें और देख सकते हैं इसमें। अब कुछ चीजें और दी गई हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर रस, छंद, अलंकार, कवि, लेखक एवं उनकी रचना है। रसों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब रसों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो या तो स्थायी भाव के बनेंगे। कहां के बनेंगे, स्थायी भाव, यानी कि रसों की संख्या है 9। और किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, नवरस है। अब यहां पर एक उल्लेख आता है कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है, यह भी प्रश्न बना हुआ है। अब रसों का स्थायी भाव के बारे में यहां पे सवाल बन सकता है।
एक तो पूछा जाएगा स्थायी भाव क्या है किस रस का। दूसरा एक प्रश्न बन सकता है, कोई भी एक कोटेशन दिया गया है और वहां से प्रश्न बनाया जा सकता है कि इसमें कौन सा रस है, तो यहां से भी 2 प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। छंद से भी एक प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। अलंकार से 1 या 2 प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। अब ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक ब्रॉड टॉपिक है, कवि लेखक एवं उनकी रचनाएं। कवि लेखक एवं उनकी रचनाओं की बात करें तो यहाँ से बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, कहानियां हैं, नाटक हैं, उनसे प्रश्न बनते हैं कि ये किसके द्वारा लिखित है। जैसे जयशंकर प्रसाद की बात करें या मैत्री शरण गुप्त की बात करें, महादेवी वर्मा की बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की बात करें या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, ऐसे बहुत सारे हिंदी में कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी कृतियां दी हैं हमारे हिंदी साहित्य को। तो यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से आपका 2 प्रश्न अवश्य रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आपने देखा कि इतनी सारी चीजें हैं। अब हम अगला देख सकते हैं कि हमारा क्या चीजें दी गई हैं। कुछ चीजें और हैं, हिंदी भाषा में विशिष्ट पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार होते हैं, भारत का राष्ट्र कवि किसको घोषित किया गया, या बिहारी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, इस तरीके से किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, सरस्वती सम्मान के बारे में पूछा गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा गया। इस तरीके से जो भी साहित्य क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार हैं वहां से प्रश्न अवश्य रूप से पूछे जा सकते हैं। और सबसे अंतिम जो रखा गया है आपका, वो रखा गया यहाँ से, अगर हम प्रश्नों की बात करें तो प्रश्नों की बात करें यहाँ से 1 प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन सकती है। अब यदि हम विविध, एक दिया गया मिसलेनियस यानी कि विविध की बात करें, अब विविध का मतलब होता है कि एग्जामिनर इस हिंदी में कोई भी चीज पूछ सकता है। विविध का मतलब यह है कि हिंदी से कोई भी चीज, जैसे अभी आपने देखा इस टॉपिक में जितनी सारी चीजें दी गई थी उसमें बहुत सारी चीजें मिस थी, जैसे क्या उसमें नहीं पूछा गया। जैसे एक मैं एग्जांपल के फॉर्म में दिया था, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में आपने पढ़ा या विशेषण के बारे में आपने, विशेषण यहाँ पर नहीं दिया गया था तो विशेषण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं पूछा नहीं जाएगा। टॉपिक नहीं दिया गया है लेकिन चूंकि क्रिया से जुड़ा हुआ है तो वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी व्याकरण किसी भी चीज से जुड़ी हुई है तो वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और विविध में जो उत्तर प्रदेश की अगर कोई भी भाषा है, कोई भी स्पेशल हिंदी से संबंधित कोई भी चीज है तो वो यहाँ पर जरूर डाली जाएगी, जरूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें आज आपने यहाँ पर देखी कि एक विद्यार्थी को हिंदी के बारे में कैसे पढ़ना चाहिए और हिंदी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे कंटेंट थे इस उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए। अब उसको चाहिए क्या, इतनी सारी चीजें आपने देखी हैं, अब उनमें कैसे तैयारी करें। उनमें तैयारी करने के लिए अगर व्याकरण के कुछ भागों पर हम अगर बहुत विशेष ध्यान देते हैं, जैसे अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, तद्भव तत्सम, लोकोक्तियां, मुहावरे, अगर इतनी सारी चीजें कोई भी विद्यार्थी, कोई भी एस्पायरेंट तैयार करता है इसके लिए, तो 50% अंक से ज्यादा, यानी कि मेरी इस चीज की संभावना है कि वो विद्यार्थी 60% अंक हिंदी विषय में अवश्य रूप से लाएगा। बाकी सारी चीजें हम आपके सामने हिंदी वीडियोस के माध्यम से, जो भी मैंने कंटेंट दिए हैं इसके माध्यम से एक्सप्लेन करते रहेंगे। और आप देखते रहिए हमारे mahindra.guru.com का जो यूट्यूब पर चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और देखते रहें। बहुत सारे उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर के एग्जाम से संबंधित बहुत सारे स्पेशल वीडियो आप देखते रहें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।